यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, अपने राइट के लिए बोलना है कि मुझे सिस्टम पे नहीं देना है एग्जाम, राइट। उसके बाद थर्ड थिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेरे केस में तो ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, तो मैं तो किसी भी बच्चे को ये सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे ही जाते हो आपको बाय लाइब्रेरी एंड योर एग्जाम एडमिट कार्ड इज़ आउट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इतना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए एंड इफ़ पॉसिबल गेट इट प्रिंटेड एंड अपने पास रख लीजिए। वो चीज़ लाइक सेफ साइड में हो जाएगी कि ठीक है लास्ट डे में यू विल नॉट हैव टू पैनिक, ओके। तो फर्स्ट थिंग सॉर्टेड की एडमिट कार्ड आ गया है। अब दो चीज़ें, सिर्फ दो डिविजन्स के बारे में मुझे बात करनी है। पहली, आप अभी घर पे क्या क्या कर सकते हो, ऑलरेडी बता दिया है कि इन लाइक लास्ट वीक में क्या करना है। जो चीज़ें छूट गई हैं, जो मुझे समझ में आता है आर इम्पॉर्टेंट या फिर मैं करती हूँ अपने एग्जाम से पहले, वो बताती हूँ। रेजोनेट करोगे तो आप फॉलो करना, अदरवाइज कोई इतनी नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास अपनी एक स्ट्रैटेजी है, आप चल रहे हो, आप चलते जाओ, ठीक है। वैसे मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव कि मेरी स्ट्रैटेजी आप पे काम करेगी या आपकी स्ट्रैटेजी मेरे पे काम करेगी, तो ये चीज़ मेरे बिलीफ सिस्टम में ही नहीं है, इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोई कोशिश नहीं की है। बस मैं आपको इतना बता दूं कि जो मैंने आपको टारगेट लिस्ट दी है, आई थिंक इट इज़ ऑफ 6 यूनिट्स, तो 6 डेज़ की टारगेट लिस्ट दी है, उसकी पीडीएफ आपके पास टेलीग्राम में अवेलेबल हैं। देन आप क्या कर सकते हो कि जैसे अगर मान लो ये मेरी ही लिस्ट है जो मैंने आपको लाइक फ़ोटो खींच के भेजा है, तो अगर आपको अभी तो इन्वर्टेड दिख रहा होगा, राइट। तो आपको ऐसी शीट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज आप लोग तो लाइक यंगर जनरेशन हो, यू आर फ्रेंडली कि आप फ़ोन में ही पढ़ाई की है पूरे कोविड के टाइम, तो आप ये कर सकते हो कि फ़ोन में ही एक एक करके मेकआउट के पहले फर्स्ट डे मुझे ये 3 यूनिट्स रिवाइज करनी है सिर्फ टॉपिक वाइज। तो आप अपने पास एक रफ कॉपी लोगे, कंप्लीटली ब्लैंक कॉपी, उस कॉपी में या फिर आपके रफ पेजेस जो भी है, तो आप क्या करोगे कि नो नीड टू टेक आउट लाइक नो नीड टू बाय एनी न्यू नोटबुक, जो भी आपके पास पेजेस है जो भी बर्बाद करना है आप उन पे लिखो एंड जस्ट आप पहला टॉपिक उठाओ एंड स्टार्ट रिवाइजिंग, ठीक है। एक दिन में आप स्केड्यूल करो प्लीज़ 3 से 4 यूनिट, 3 यूनिट आप स्केड्यूल करो, जो टॉपिक्स आते जा रहे हैं उनके बारे में वो लिखते जाओ, और जहाँ पे आप अटक रहे हो आप अपनी शीट के आगे लिख दोगे 50% या फिर 70%। एक्सटेंट यू डिसाइड कि आपको कितना समझ में आ रहा है वो टॉपिक, बिकॉज वी आर एबल टू जज आवर सेल्फ कि यार मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसी यूनिट की बात कर लें तो पहला टॉपिक मैंने लिखा था कि बैक्टीरियल वायरल प्रियॉन वायरॉइड डिजीजेस प्लस एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में सीधे ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स लिस्ट डाउन करो, ट्रांसलेशन करो, पूरा नाम नहीं लिखना है, टेट्रासाइक्लिन को टी लिखना है, सेफेलोस्पोरेंस को सीई लिखना है, ऐसे आपकी मर्जी है किस चीज़ को टारगेट कर रहा है, ऐसे इनहिबिट का साइन लगाओ, उस चीज़ को रिवाइज करो एंड उसके बाद देखो कि आपके लिए कितनी एंटीबायोटिक्स बच रही हैं। जो जो एंटीबायोटिक्स बचेंगी पहले जज नहीं करना है, पहले पूरा रिविजन करना है, बाद में जज करना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी है, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी में आपको सिर्फ डीएनए आरएनए में से कौन सा किस तरीके का वायरस होता है वो लिखना है, और इसका जो होस्ट रेंज है वो लिखना है, बेसिकली प्लांट को इन्फेक्ट करता है। और उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो इसके कैप्सोमियर्स का नंबर, आप इसका रेप्लिकेशन का तरीका कि एंटीसेंस से सेंस बनाता है या नहीं, ये चीज़ें लिखोगे। मतलब क्विक रिवीजन देना है, 1 घंटा या 1.5 घंटा एक यूनिट के लिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए, ठीक है। आपके 3.5 घंटे 4.5 घंटे या 5 घंटे रिविजन के जाएंगे। उसके लिए यू कैन डू वन थिंग, जो भी आपका टाइम जोन है, आई डू नॉट प्रेफर कि बच्चे को ये सजेस्ट किया जाए कि मॉर्निंग में पढ़ो या रात में पढ़ो, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आपका अपना कंफर्ट लेवल है, ठीक है। मैं खुद रात में भी पढ़ती थी और अब मैंने धीरे धीरे लाइक मॉर्निंग पे शिफ्ट कर दिया है, तो दोनों चीज़ें मेरे लिए धीरे विद टाइम काम करने लगी हैं, बट इट टुक मी लाइक 1 ईयर कंप्लीटली अपना रिदम सेट करने में, ठीक है। तो आपको जब भी सूटेबल लगता है उस टाइम के वो 5 घंटे निकालिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो डू नॉट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है। उस दिन का रिविजन नहीं हुआ कोई बात नहीं है, फिर से लिफ्ट योर सेल्फ अप और फिर से लग जाइए करने के लिए। और अगर मान लीजिए आपने 1 यूनिट रिवाइज कर ली है बायोकेमिस्ट्री, तो आप कोशिश करो एक लाइटर यूनिट उठाओ जो आपके लिए ईजी पड़ती है। अगर आपको टेक्निक्स ईजी पड़ती हैं तो आप टेक्निक्स लिखो, मॉलिक्यूलर ईजी पड़ती है तो आप एक लाइटर यूनिट उठाओ, और उसके बाद एक फिर से एक ऐसी यूनिट उठाओ जो आपको लगता है कि यार मुझे टाइम लगेगा। जैसे सेल बायोलॉजी में बहुत सारा पोर्शन है, ठीक है। तो आप सैंडविच कर लो एक वीकर सब्जेक्ट को, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि वीकर नहीं कहेंगे, ईजियर सब्जेक्ट फॉर यू, सैंडविच बिटवीन 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फॉर यू, ठीक है। कोशिश करो आप जल्दी से जल्दी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को डील कर लो बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आएगा ना पास, पैनिक इंक्रीज होगा। चाहे कोई बच्चा सीरियसली प्रिपेयर कर रहा था नहीं कर रहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट वी पुट इन, हमें एग्जाम से पहले एक प्रेशर आता है, वो पैनिक आता है, और उस पैनिक में जैसा एंगर में हो रहा है ना कि हम समझ नहीं पाते कि क्या बोलना
बोलना है, तो उस पैनिक में हमें समझ नहीं आता कि हमें असल में क्या करना है। तो सारी डिफ़िकल्ट यूनिट्स पहले आप डील कर लो, उसके बाद आपको एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको सिर्फ रिविजन करना है, या फिर आप एक रिविजन दे चुके हो ऑलरेडी, तो आपका ये एक तरीके से फर्स्ट टाइम आपने एक्टिवली पढ़ा, देन एक रिविजन दिया, तब ये सेकेंड टाइम आप थर्ड टाइम असल में पढ़ रहे हो और रिवाइज सेकेंड टाइम कर रहे हो, तो ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ये तो हुई घर की बात। मैं एक और चीज़ करती हूँ, वो मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगी कि आई राइट, अगर कोई भी सब्जेक्ट है मैं उसे पढ़ रही हूँ तो आई कैन राइट R1 R2 R3, उस सब्जेक्ट के आगे एक पेज लगाती हूँ, उसमें R1 R2 R3 होता है, विच मीन्स कि मैं 3 रिविजन्स दूंगी विद डेट। मैं R1 R2 R3 के नीचे लिख देती हूँ कि इस डेट पे मैंने इसका फर्स्ट रिविजन दिया था, इस डेट पे सेकेंड, ठीक है। तो उससे आपको ट्रैक करना बहुत ईजी रहता है। ये तब जब आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने PhD भी कर रही हूँ और मुझे अपनी प्रेपरेशंस भी करनी है, तो मैं तब उस केस में ये चीज़ें करती हूँ, क्योंकि उस केस में भूलना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप भूल जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग बहुत सारे स्टेयर्स में बटा होता है। बट इन केस ये आपकी बात है जहाँ पे आप सिर्फ एक एग्जाम प्रिपेयर करो, तो आई थिंक आपको याद तो रहेगा ही, तो R1 R2 R3 करके भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने मेनली लिस्ट डाउन किया है कि आपको एग्जाम सेंटर में क्या चीज़ें, हाँ क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम में ना ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका JRF ऑलरेडी हो चुका होगा, इन केस यूर अ नॉन JRF, अभी आप मास्टर्स के सेकेंड ईयर में हो और आप प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर JRF एज वेल, तो आपको JRF क्वालिफाइड मिलेंगे, आपको PhD ड्रॉप आउट्स मिलेंगे, आपको BARC क्वालिफाइड मिलेंगे जो सेकेंड टाइम दे रहे होंगे। पहली चीज़, या तो आप इंटरेक्शन अवॉइड करो, और अगर इंटरेक्शन अवॉइड नहीं कर सकते हो, यू हैव दिस अंदर से वो नो एक कीड़ा होता है कि ठीक है अगल बगल वालों से बात कर ले, तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट, मैं कर ही लेती हूँ बात। तो अगर आप बात करते हो तो डू नॉट ट्राई टू लेट दैट इनटू योर सिस्टम, ठीक है। तो वो आप अपने सिस्टम में आने नहीं देंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा आपके लिए कि आप इनिशियली जो भी चीज़ हुई ना, फर्स्ट इंप्रेशन हर चीज़ का मैटर कर जाता है। अगर किसी ने बोल दिया कि यार PhD अच्छी नहीं है, मैं आई हैव ड्रॉप्ड आउट और मेरे लिए ये बहुत अच्छा फील नहीं था, अगर मेरे लिए लगा था तो विल बी लाइक हाँ ठीक है इसके लिए अच्छा नहीं होगा। बट अगर कोई जनरलाइज स्टेटमेंट दे दे और वो आपसे सीनियर है और एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार फिर मैं इस फील्ड में हुई क्यों। तो वो पहला पॉइंट ऑफ ट्रिगर होगा, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई है, डर तो लग ही रहा है, प्लस किसी ने एक अफर्मेशन दे दिया कि यार ये फील्ड ही नहीं अच्छा, आपके एग्जाम खराब होने की पॉसिबिलिटी वहाँ बढ़ती है, वहाँ से शुरू होती है और धीरे धीरे वो चीज़ आपके घर कर जाएगी कि यार इस चीज़ से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलनी। ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस भी आपको बताएंगे। हर किसी की एक जर्नी है, उनका वो एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है आपका वही एक्सपीरियंस रहे, राइट। आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। तो पहली चीज़ इंटरेक्शन अवॉइड करना है, और अगर इंटरेक्शन अवॉइड नहीं कर सकते तो जो भी बात सुन रहे हैं आप इस मोड से सुनेंगे कि दैट इज दैट पर्सन्स पर्सपेक्टिव, वो उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, वो ये नहीं मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं उसे मानूं या ना मानूं, तो बेहतर होगा कि मैं ना मानूं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग, हाँ इसमें आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनने अपनी करियर ट्रेजेक्टरी ही चेंज कर ली है। बहुत लोगों के लिए PhD सूटेबल नहीं हो पाती है, उनका जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो दे चेंज देयर करियर ट्रेजेक्टरी, विच कुड बी टीचिंग जॉब्स में वो जा सकते हैं, जैसे B.Ed हो गया वो उस तरफ जा सकते हैं, विच कुड बी स्टेट या फिर UPSC, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि आज घर जाके ही करियर ट्रेजेक्टरी चेंज कर लूँगा। बेसिकली आपको इंडल्ज ही नहीं होना है इस तरीके की बातों में, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज, अगर जैसे ही आप पहुंचोगे अपने सेंटर पे, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आपका ऑनलाइन एग्जाम है, सिस्टम देखोगे, आपको देखना है कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, आपको देखना है कि CPU मतलब आपका जो मॉनिटर है या फिर आपकी जो स्क्रीन है वो बार बार ऑफ तो नहीं हो रही है, बिकॉज इट्स अ वार्निंग साइन कि वो एग्जाम के बीच में भी होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपने इन्विजिलेटर से बोलोगे कि आई नीड अ न्यू सिस्टम, मेरे को दूसरी जगह आप बिठा दीजिए, क्योंकि आप एंटर करोगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें दूसरे सिस्टम पे भी ऑन हो जाएंगी। मेरे साथ ये हुआ, 3 बार सिस्टम ऑफ हुआ था, और इट इज़ लाइक आई एम अ पर्सन जो बहुत जल्दी लड़ता नहीं है, एंड आई कंप्लीटली वेंट ऑफ, और मैंने बहुत ही खतरनाक लड़ाई कर दी थी कि तो दैट पर्सन वाज सेइंग कि हम सही करके देंगे, बट आपके एग्जाम के जो आंसर्स हैं ना वो गायब हो जाते हैं सडनली, एंड इट्स लाइक कि यार आप इतनी मेहनत किस लिए कर रहे थे, या आप जगल क्यों कर रहे थे, ठीक है। तो आपको पहले ही ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और पहले ही इन चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट करना है, या फिर यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, अपने राइट के लिए बोलना है कि मुझे सिस्टम पे नहीं देना है एग्जाम, राइट। उसके बाद थर्ड थिंग,
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेरे केस में तो ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, तो मैं तो किसी भी बच्चे को ये सजेस्ट करूंगी कि आप जैसे ही जाते हो आपको रफ शीट मिलती है, जैसे ही रफ शीट मिलेगी 1 to 100 लिखोगे, आप 1 to 100 लिखोगे और जो जो आंसर आप टिक कर रहे हो उसके आगे वो ऑप्शन लिखोगे। इन केस आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, अगर आपका सिस्टम ऑफ हो गया तो आपके पास आपके आंसर्स हैं, आपको सेकेंड टाइम फिर से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आप अपने किए हुए आंसर्स भूल जाओगे, नहीं, बट मेनी टाइम्स क्या होता है, कोई क्वेश्चन हमने इतना देखा होता है कि हम जो फर्स्ट साइट में जज करते हैं ना वो उसका आंसर होता है, एंड जैसे हम सेकंड थॉट देते हैं ना वो उसका आंसर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले आप अपनी रफ शीट में 1 to 100 लिखोगे और अपने आंसर्स लिखते जाओगे, ताकि इन केस योर सिस्टम इज वो शट डाउन हो जाता है सडनली, देन यू कैन डू वन थिंग कि आप फिर से अपने आंसर्स जल्दी से जल्दी कर सकते हो, उसमें आपका टाइम भी नहीं जाएगा। ठीक है, पहले सिस्टम चेंज कराना है, और दूसरा चेंज कराने के बाद भी ये चीज़ करनी है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सेफ साइड में रहोगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट थिंग इज, हाँ, अगर पेपर आता है, देखो मेरे केस में क्या है कि मैंने अभी तक कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए, फॉर्चुनेटली आई कुड क्वालिफाई देम। तो मैंने एक चीज़ फिगर आउट की है अपने सिस्टम से, जो कि मुझ में तो ये लाइक क्रॉनिक है ये चीज़, इट्स नॉट कि मैंने ये इनकलकेट की है, मुझ में क्रॉनिक है कि मैं एग्जाम में पैनिक नहीं करती हूँ। जैसे ही मैं पेपर पढ़ रही होती हूँ, फॉर एग्जांपल जब ऑफलाइन पेपर होता था, तो अगर फर्स्ट पेज में मुझे आंसर्स नहीं मिले तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि थर्ड पेज के सारे मुझे आते होंगे या फोर्थ पेज के। ऐसे कई बार ये भी हुआ है मैं लास्ट पेज तक पहुंच गई ना, आई एम लाइक यार अब नहीं आ रहे, तो मैं सोचती थी कि सेकेंड राउंड पढ़ूंगी तो मुझे आते होंगे। ठीक है, इट वॉज जस्ट एक बिलीफ सिस्टम, या फिर अपने आप को एक थॉट देती थी कि नहीं मुझे आते होंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है, सिलेबस सेम है, सिलेबस में कुछ भी ऐसा डायनेमिक नहीं है कि करंट अफेयर्स डाल दिए गए हैं, सिलेबस वही है, मैं सोचूंगी, मैं अप्लाई करूंगी, आंसर मुझे आ जाएंगे। तो पैनिक नहीं करना है, क्वेश्चन आप पढ़ते जाओ, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो भी पढ़ते जाओ, पता है वो बाईपास हो जाएगा। जैसे ऐसे नहीं होता हम टेंशन ले रहे होते हैं एंड सडनली हमारा कोई हमें बुला दे दो दूर से कि यार ये काम है, तो वो टेंशन कहाँ चली जाती है। तो इट्स लाइक आप उस पर फोकस करते रहो, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है दिमाग में उसे इग्नोर करो। ठीक है, उस पैनिक को वहाँ पर स्विच इन मत होने देना, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारे पेपर्स में डिफिकल्टी आती है। लास्ट थिंग कि अगर समझ नहीं आ रहा फर्स्ट क्वेश्चन तो प्लीज़ मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो ये बिल्कुल मत करना कि जाते ही अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि ओके 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 इसको एनालाइज करना है, तो उसका बैठ के आप लिखने लग गए। उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन अगर नहीं आया तो सारा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाएगा। अगर पढ़ते ही लग रहा है कि यार मुझसे अभी नहीं हो पाएगा, शिफ्ट नहीं हो पाएगा, शिफ्ट नहीं हो पाएगा, शिफ्ट। जैसे ही आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, देखो सेफ साइड में हम बोल रहे हैं कि हम 50 से ज़्यादा 60 से कम क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, आगे केस में बोल रही हूँ, मतलब आप में तो नहीं। तो उस केस में अगर हमने 50 से ज़्यादा और 60 से कम की बात कही है, तो अगर आप 30 भी कर लेते हो ना, ऐसे कि ये नहीं आ रहा शिफ्ट, नहीं आ रहा शिफ्ट, अगर 30 भी कर लेते हो आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि यार कुछ नहीं, 20 क्वेश्चन के लिए और जगल करना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और प्लीज़ कोशिश करिए कि आप मल्टीपल रीडिंग्स दे पाएँ पेपर को, क्योंकि वो जो घर आके होता है ना, वो पेपर वो क्वेश्चन था और मैंने नहीं पढ़ा। और आप मेरे ही वीडियोस में जाइए, 2021 का पेपर पढ़ा हुआ है जो मैंने इंस्टा पे लाइव सेशन लिया था। आप कोशिश करो, मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो आई लिस्ट इट डाउन, अपने लिए लिस्ट डाउन करिए उन चीज़ों को, क्योंकि स्टैटिक सिलेबस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत बार कुछ टॉपिक्स होते हैं जो फेवरेट होते हैं। ठीक है, वो आपके सारे एग्जाम्स में आएंगे। थैंक यू एवरीबडी, ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं की थी, फिर भी 12 मिनट हो गए, बट एवरी लाइन ऑफ दिस वीडियो इज वर्थ लिसनिंग टू एंड वर्थ इम्प्लीमेंटिंग। ओके, तो अब आप इसको फॉलो करिएगा। साथ के साथ अगर आपको लगे कि आपको पैनिक हो रहा है, कोई टेंशन हो रही है, तो आप मुझे डीएम कर लो टेलीग्राम पे, मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी उतनी मैं कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी।